एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। मीन्स एग्रीकल्चर के फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर हम कह सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, हम किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का ये जो ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, किस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर के फील्ड में इनका हम यूज कर रहे हैं। हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। मीन्स मेडिकल के फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या एप्लीकेशन है, जिसमें कि हमने कवर किया था मेडिकल के फील्ड में डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ जेनेटिक डिजीज़। मीन्स किस तरीके से हम जेनेटिक डिजीज़ को उनको डायग्नोस करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं एंड उनको हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, जिनको हमने बोला था जीन थेरेपी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स का किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड वैक्सीन्स का किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड साथ साथ में हमने स्टडी किया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। मीन्स किस तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट था प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का किस तरीके से हम यूज करके एंजाइम्स और प्रोटीन्स का उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, किस तरीके से हम इन सभी को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम इन सभी को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही रीज़न है प्रोड्यूस करने का, वो भी इतने सारे लार्ज क्वांटिटी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बोल सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ना होता तो शायद ही यह पॉसिबल ना हो पाता कि हम इतने बड़े क्वांटिटी में, इतने लार्ज क्वांटिटी में इन सभी को हम प्रोड्यूस कर पाएँ एंड इनको हम अपने डेली के लाइफ में इनको हम यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो इसमें हम कवर करेंगे आज की वीडियो में एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। एंड साथ साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या एप्लीकेशन है एनर्जी प्रोडक्शन में। मीन्स हमारे अर्थ पर कोई भी चीज़ है तो वो लिमिटेड में है, तो हमारे अर्थ पर एनर्जी भी लिमिटेड में है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी लिमिटेड में है। बट हमारे डेली लाइफ में इन सभी का यूज हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इनको एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जितने भी एनर्जीज़ हैं ये सभी एंड अप हो जाएंगे। तो हम इनको किस तरीके से फ्यूचर में यूज करेंगे, तो मतलब इसके प्लेस पर अगर पेट्रोलियम ना रहा तो हम इसके प्लेस पर क्या यूज कर सकते हैं जो कि और बेटर हो, इससे बेटर हो, जिससे पॉल्यूशन ना कॉज हो। तो हम इसमें स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। मीन्स एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड एनर्जी प्रोडक्शन को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे फूड प्रोसेसिंग। मीन्स हमारे अर्थ पर फूड भी बहुत कम है, क्रॉप लैंड के एरिया कम हो रहे हैं। मीन्स जो क्रॉप्स लैंड हैं उनके एरियाज़ कम हो रहे हैं, बट जो पॉपुलेशन हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम लार्ज अमाउंट में फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम कैसे कर रहे हैं, क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपको उस टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें डिस्कस करना एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग introduced revolutionary modification by producing pest resistant variety, biofertilizers, edible vaccines, useful medicinal crops, etc. That's mean एग्रीकल्चर के फील्ड में जो हम यूज कर रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसकी हेल्प से हम रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको हम काइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करना एक रिवॉल्यूशन से, मीन्स एक क्रांति से कम नहीं है। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम यूज करके अपने एग्रीकल्चर के फील्ड में एक क्रांति जैसा काम कर रहे हैं। मीन्स हमारे अर्थ पर जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर हमें
क्रॉप्स का मीन्स फूड्स का फॉर्मेशन करना है तो इसके लिए हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मीन्स अगर हम अपने अर्थ पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करा रहे हैं लार्ज अमाउंट में, बट जितने भी क्रॉप्स हैं उन पर पेस्ट मीन्स उन पर इंसेक्ट या फिर हम कह सकते हैं कीट का लगने का खतरा रहता है, वो आते हैं हमारे जो क्रॉप्स रहते हैं उनको स्पॉइल करते हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं, उनको डिग्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि बहुत लार्ज अमाउंट में फूड का प्रोडक्शन हो तो उनको हम उसी हिसाब से कल्टीवेट कर रहे हैं, बट कल्टीवेट तो कर रहे हैं बट वो इंसेक्ट आकर हमारे फूड के क्रॉप्स को उनको वो स्पॉइल कर रहे हैं। तो फिर इसके लिए हम ऐसी वैरायटीज़ के क्रॉप्स को प्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्रोन कर रहे हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो, जिस पर उन इंसेक्ट का अटैक होने का खतरा ना हो। नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर्स। डे बाय डे जो हमारे अर्थ के जो लैंड्स हैं उनकी जो फर्टिलिटी पावर है वो डिक्रीज हो रही है। तो फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिससे कि हम अपने अर्थ के जो लैंड्स हैं जो क्रॉप्स के लिए हम यूज कर रहे हैं उनका जब लैंड्स फर्टाइल रहेगा वो भी बायो फर्टिलाइजर्स की हेल्प से, तो हमारे लैंड की जो फर्टिलिटी पावर है इंक्रीज होगी, जिससे कि ये भी क्रॉप प्रोडक्शन में एक यूजफुल इफ़ेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट इसमें एडिबल वैक्सीन्स। एडिबल वैक्सीन्स मीन्स अगर हम फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में वैक्सीन्स को इंसर्ट करके उसको हम ईट कर रहे हैं। मीन्स अगर कोई फ्रूट है, सपोज करिए कोई एप्पल फ्रूट है, उसमें वैक्सीन का इंसर्ट करना और साथ में वो फ्रूट हो तो उसको बोलेंगे एडिबल वैक्सीन्स। मीन्स हम फ्रूट तो खा रहे हैं बट साथ साथ में जो फ्रूट के अंदर वैक्सीन है उनको भी हम ईट कर जा रहे हैं। इसके हेल्प से हमारे बॉडीज़ में वो वैक्सीन्स आ रहे हैं, एंड जब वो वैक्सीन्स आ रहे हैं तो हमको इनको कहीं से बाहर से और कोई नीड नहीं है उनको इंटेक करने का, इंजेक्ट करने का। तो एडिबल वैक्सीन्स के फॉर्म में वैक्सीन्स का भी यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट, यूजफुल मेडिसिनल क्रॉप्स। मीन्स बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू है, तो इनको भी प्रोडक्शन करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा रोल है। सम ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर आर। मीन्स एग्रीकल्चर में कुछ बहुत सारे सक्सेस ग्रेट अचीवमेंट हैं जो कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं, तो इसमें हम कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डैट इज फॉर्मेशन ऑफ बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स क्या होता है? ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स थे जिन पर इंसेक्ट अटैक करते थे और वो क्रॉप्स सक्सेसफुल नहीं हो पाता था एंड इससे हमें बहुत हार्मफुल होता था। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो क्रॉप्स पर इंसेक्ट अटैक करते थे उन क्रॉप को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई कैसे किया गया? विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन क्रॉप्स का रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन हुआ, जिसकी हेल्प से अगर वो इंसेक्ट उन पर अटैक करते थे तो वो इंसेक्ट बल्कि किल हो जाते थे। तो इसमें हम यह स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इसमें इसका रोल है। दी क्राइजीन ऑफ बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis express proteinaceous crystals inside bacterial cells which are toxic to the insect species belonging to the order Lepidoptera, Diptera and Coleoptera। मीन्स ये सभी इंसेक्ट जैसे कि इंसेक्ट के ऑर्डर हैं लेपिडोप्टेरा, डैट्स मीन इंसेक्ट के ऑर्डर हैं लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा, जो कि क्या करते हैं? क्रॉप्स पर अटैक करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि एक बैक्टीरिया है जिसका नेम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis के बैक्टीरिया के अंदर इसमें क्या होता है कि क्राइजीन का फॉर्मेशन होता है, एंड क्राइजीन क्या करता है कि उस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर प्रोटीनेशियस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। एंड यह प्रोटीनेशियस क्रिस्टल्स क्या करते हैं कि इंसेक्ट के जो ये ऑर्डर हैं, इनके जो स्पीसीज़ हैं उनको उनके लिए टॉक्सिक है। मीन्स ये जो प्रोटीनेशियस क्रिस्टल्स ये बैसिलस thuringiensis सिक्रेट करता है, एक्सप्रेस करता है, या प्रोटीनेशियस क्रिस्टल्स इन इंसेक्ट के ऑर्डर के जो स्पीसीज़ हैं उनके लिए टॉक्सिक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए का यूज किया गया कि जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स के अंदर क्यों ना हम इन क्राइजीन को अगर हम इंसर्ट कर दें तो जब ये इंसेक्ट आकर उन पर अटैक करेंगे तो जब इंसेक्ट के बॉडी में अगर ये जाएंगे जीन्स तो उनमें प्रोटीनेशियस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, एंड जब उनमें प्रोटीनेशियस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो वो इंसेक्ट खुद ही इनसे किल हो जाएंगे क्योंकि ये इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक है। तो इस तरीके से इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करके यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। दी क्राइजीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज आइसोलेटेड
and incorporated into a number of crop plant via genetic engineering called BT crop plant that is resistant against insect pest। मीन्स यहाँ पर यह है कि बैसिलस thuringiensis के अंदर जो क्राइजीन का फॉर्मेशन था, मीन्स जो क्राइजीन था जो फॉर्मेशन कर रहा था प्रोटीनेशियस क्रिस्टल का, जो कि टॉक्सिक था इन इंसेक्ट स्पीसीज के लिए। तो क्या किया गया कि जो क्राइजीन है बैसिलस thuringiensis को, इसको आइसोलेट किया गया एंड फिर इन क्रॉप प्लांट पर इनको अटैच किया गया, मीन्स क्रॉप प्लांट पर इनकॉर्पोरेट किया गया विद दी हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम बोल सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड जब इस फॉर्मेशन हुआ, मीन्स ऐसे प्लांट्स का, ऐसे क्रॉप प्लांट का फॉर्मेशन हुआ जिसमें कि ये बीटी जीन या बैसिलस thuringiensis था, उन क्रॉप प्लांट को हम बोले बीटी क्रॉप प्लांट। एंड यह जो बीटी क्रॉप प्लांट बने या रेजिस्ट इंसेक्ट पेस्ट से। दी कॉमन बीटी क्रॉप्स आर कॉटन, ब्रिंजॉल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कॉर्न, मेज, पोटैटो, टोमेटो, राइस, सोयाबीन। मीन्स बीटी क्रॉप्स का फॉर्मेशन हुआ जिसमें कि कुछ कॉमन इसके एग्जाम्पल हैं। ये सभी कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉटन का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे वैरायटी थे जो रेजिस्ट थे इंसेक्ट पेस्ट से, जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ था बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें कि क्राइजीन को इंसर्ट किया गया था उन कॉटन्स में एंड फॉर्मेशन हुआ था बीटी क्रॉप प्लांट्स का, जैसे कि कॉटन, ब्रिंजॉल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कॉर्न, मेज, पोटैटो, टोमेटो, राइस, सोयाबीन एक्सेट्रा। इन इंडिया बीटी कॉटन इज परमिटेड टू सो एट लार्ज स्केल इन फील्ड विच इज़ रेजिस्टेंट अगेंस्ट हेलिकोवर्पा अर्नीजेरा, जिसको बोलते हैं बॉल वॉर्म ऑफ कॉटन, इसका कॉमन नेम है। मीन्स हमारे इंडिया में बीटी कॉटन मीन्स बैसिलस thuringiensis का क्राइजीन कॉटन के प्लांट में है, उसको बोले हैं बीटी कॉटन। एंड हमारे इंडिया में ये लार्ज स्केल में इसका परमिट है ग्रोन करने का, इसको शो करने का। ये बीटी कॉटन रेजिस्ट है हेलिकोवर्पा अर्नीजेरा के इफेक्ट से। मीन्स अगर ये उस पर अटैक करेगा तो इस बीटी कॉटन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें हम स्टडी करेंगे डेट इज़ फ्लेवर सेवर टोमेटो। द फ्लेवर सेवर टोमेटो इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ टोमेटो इंजीनियर्ड टू हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट रॉटिंग यूजिंग एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। मीन्स यहाँ पर यह है कि ट्रांसजेनिक वैरायटी, पहले तो हम यह समझते हैं ट्रांसजेनिक वैरायटी एक ऐसी वैरायटी होती है जिसमें कि फॉरेन जीन को हम इंसर्ट करते हैं। मीन्स ऐसी वैरायटी जिसमें कि हम फॉरेन जीन को या फिर हम कह सकते हैं अपने डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग डैट मे बी प्लांट और एनिमल। तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्लेवर सेवर टोमेटो एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है टोमेटो की। इसमें क्या करते हैं कि ट्रांसजेनिक वैरायटी है टोमेटो की, जिसमें कि यहाँ पर टोमेटो जो रॉट करता है, टोमेटो मीन्स रॉट मीन्स गलना या फिर सड़ना, मीन्स जो टोमेटो रॉट कर रहा है उस रॉट को रोकने के लिए, मीन्स जो टोमेटो गल रहा है, सड़ रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंट वैरायटी का इसमें फॉर्मेशन किया गया बाय द यूज ऑफ एंटीसेंस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। यहाँ पर फ्लेवर सेवर टोमेटो का फॉर्मेशन किया गया। एक्चुअली रॉटिंग अकर ड्यू टू सॉफ्टनिंग ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग by the action of enzyme polygalacturonose that is PG which degraded pectin। मीन्स पेक्टिन क्या है? पेक्टिन है सेल वॉल, फ्रूट्स का जो सेल वॉल होता है उसमें पेक्टिन्स पाए जाते हैं। डैट्स मीन जब टोमेटो राइप करते हैं तो उस समय उनमें पॉलीगैलेक्टुरोनोज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है एंड ये एंजाइम क्या करता है कि पेक्टिन को डिग्रेडेट करता है, उसको डैमेज करता है एंड इससे क्या होता है कि जो टोमेटो होते हैं ये रॉट करते हैं, सड़ जाते हैं। तो इस राइपनिंग को रोकने के लिए यहाँ पर दिस राइपनिंग कैन बी डिलेड बाय ब्लॉकिंग और स्लोइंग डाउन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम दैट इज़ पीजी बाय आरएनए इंटरफेरेंस। मीन्स आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एंजाइम का ये फॉर्मेशन हो रहा है राइपनिंग के टाइम, जो एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, इस एंजाइम के फॉर्मेशन को या तो ब्लॉक करेंगे या तो इसको चेक करेंगे, इसको रोक देंगे, या फिर इस एंजाइम को मीन्स पीजी का जो एंजाइम है इसका प्रोडक्शन कम कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका यूज करते हैं बाय आरएनए इंटरफेरेंस। दिस वैरायटी ऑफ टोमेटो वाज डेवलप्ड बाय कैलजीन इंक्लूसिव कैलिफोर्निया एंड अप्रूव्ड फॉर सेल इन 1994। मीन्स इस
वैरायटी का जो टोमेटो है इसको डेवलप किया गया कैलिफोर्निया कैलजीन, एंड इसका जो सेल करने का मीन्स इसको बेचने का अप्रूवल मिला 1994 में। फ्लेवर सैबर टोमेटो was the first commercially grown genetically engineered fruit। मीन्स फ्लेवर सैबर टोमेटो ये पहला मीन्स ये फर्स्ट कॉमर्शली ऐसा फ्रूट था जो कि जेनेटिक इंजीनियर्ड की हेल्प से इसका फॉर्मेशन किया गया था। ये था इसमें फ्लेवर सैबर टोमेटो के बारे में। नेक्स्ट डेट इज गोल्डन राइस। द गोल्डन राइस इज़ द येलो कलर्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेराइटी ऑफ राइस containing pigment beta carotene which is precursor of vitamin A। मीन्स गोल्डन राइस का जो फॉर्मेशन किया गया इसमें क्या किया गया कि जो नॉर्मल राइस है नॉर्मल राइस के अंदर एक पिगमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया। उस पिगमेंट का नेम है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन पिगमेंट इसमें नॉर्मल राइस में इनकॉर्पोरेट किया गया बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियर्ड। एंड ये बीटा कैरोटीन क्या करता है कि बीटा कैरोटीन प्रीकर्सर है। किसका प्रीकर्सर है? विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है बीटा कैरोटीन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो नॉर्मल राइस है उसके अंदर बीटा कैरोटीन पिगमेंट को इंसर्ट किया गया बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियर्ड, जिसको बोला गया गोल्डन राइस। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फॉर एंजाइम्स फाइटोइन सिंथेसेज फ्रॉम डैफोडिल्स एंड वन जीन फ्रॉम बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम। मीन्स इसका फॉर्मेशन किया गया है डैफोडिल्स में जो इंजाइम्स फाइटोइन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करता है जो जीन, इसको एंड साथ में यहाँ पर बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम से जीन को लेकर इसका फॉर्मेशन किया गया है। राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइस एक इम्पॉर्टेंट फूड है हमारे वर्ल्ड में। इट डज नॉट कंटेन बीटा कैरोटीन, देयरफॉर कंज्यूमर सफरिंग फ्रॉम विटामिन ए डिफिशियंसी कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग गोल्डन राइस। दैट्स मीन जो नॉर्मल राइस होते हैं उनमें जो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है बीटा कैरोटीन वो नहीं पाया जाता। एंड इससे क्या होता है कि जो पर्सन्स होते हैं वो सफ़र करते हैं विटामिन ए डिफिशियंसी से। एंड इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं बाय यूजिंग गोल्डन राइस, क्योंकि गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन है प्रिकर्सर जिससे कि विटामिन ए का फॉर्मेशन होगा। ये था इसमें गोल्डन राइस के बारे में। नेक्स्ट डेट इज पोमैटो। The pomato is a chimera produced by grafting a tomato plant and potato plant gene या फिर genome। It gives both potato and tomato। मीन्स यहाँ पर यह आएगी एक ऐसा काइमेरा, एक ऐसा रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया गया जिसमें कि टोमेटो प्लांट और पोटैटो प्लांट जीन को दोनों को ही ग्राफ्ट कर दिया गया। एंड इससे क्या होता है कि साथ में पोटैटो भी मिलता है एंड टोमेटो भी। नेक्स्ट डेट इज फॉर्मेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। मीन्स जैव उर्वरक का फॉर्मेशन करना। द नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप प्लांट्स। मीन्स एक पौधे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए या फिर हम कह सकते हैं जो फसल के जो पौधे होते हैं प्लांट्स होते हैं इनके नॉर्मल ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन एक इसेंशियल थिंग्स है। एंड हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का परसेंट अबाउट 78% है एंड जो कि ये फ्री नाइट्रोजन है। एंड जो हमारे प्लांट्स हैं ये फ्री नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर पाते हैं। इन दी बायोलॉजिकल सिस्टम अ नंबर ऑफ माइक्रोब्स सच एस राइजोबियम प्रोड्यूस एंजाइम दैट इज नाइट्रोजिनेज एंड हैज़ एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। डेट्स मीन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जैसे कि राइजोबियम जो कि क्या करता है एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जिसका नेम है नाइट्रोजिनेज। एंड यह नाइट्रोजिनेज क्या करता है कि जो इसके पास यह एबिलिटी रहती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। दी नाइट्रोजिनेज एंजाइम फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाई एटलीस्ट 20 निप जीन दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। मीन्स जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है इसको जो जीन कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं निप जीन। एंड ये कम से कम मीन्स ये एटलीस्ट 20 होते हैं, 20 निप जीन जिनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। सम non-leguminous crops such as wheat, maize, barley, etc. are genetically modified to fix nitrogen by introducing nip gene which will reduce need of artificial fertilizers। Means non-leguminous crops जैसे कि wheat, maize, barley ये सभी नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते थे बट इनको जेनेटिक मॉडिफाइड किया गया
जिनमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की एबिलिटी आई। कैसे? क्योंकि इनके अंदर निब जीन को इंसर्ट किया गया, एंड जब निब जीन को इंसर्ट किया गया तो इनमें भी, जैसे कि वीट में भी, वेज में भी नाइट्रोजनस एंजाइम का फॉर्मेशन हुआ, एंड यह नाइट्रोजनस एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता। एंड इससे क्या हुआ कि जो फर्टिलाइजर्स का नीड था, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का नीड, ये भी कम हुआ। जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू इंसर्ट मार्कर जीन्स इनटू राइजोबियम so that bacteria released into the environment can be monitored। मीन्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जैसे कि बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर मार्कर जीन को इंसर्ट किया गया, एंड यह मार्कर जीन क्या करता है कि इनके पास यूजफुल प्रोडक्ट बनाने वाले जीन होते हैं, एंड जब इन बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया गया मार्कर जीन को, तो इन बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया गया, एंड इन बैक्टीरिया को साथ साथ में मॉनिटर किया गया, इनको देखा भी गया। इट इज ऑब्जर्व दैट दी मार्क्ड बैक्टीरिया कुड परसिस्ट इन माइक्रोबियल पॉपुलेशन बट डिड नॉट डोमिनेट नॉन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो मार्क्ड बैक्टीरिया हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में गए, एंड इनका अच्छा यूजफुल इफेक्ट रहा, एंड साथ साथ में जो नॉन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं, मीन्स जिनमें मार्क नहीं किया गया है, उन बैक्टीरिया के ऊपर ये मार्क्ड बैक्टीरिया डोमिनेट नहीं कर रहे हैं नॉन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया पर। अ नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड रिलीज्ड इनटू इन्वायरमेंट एज बायोफर्टिलाइजर्स विद एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। मीन्स बहुत सारे नंबर में साइनोबैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, एंड इनको इन्वायरमेंट में रिलीज कर उठा गया, जो कि यूज होता है एज बायोफर्टिलाइजर्स के तौर पर, एंड साथ साथ में इनके पास एबिलिटी है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये थे इसमें फॉर्मेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। नेक्स्ट, डेट इज प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स डिग्रेडिंग माइक्रोब्स। मीन्स जो पेस्ट को डिग्रेडेट करते हों ऐसे माइक्रोब्स का फॉर्मेशन किया गया। चक्रवर्ती, गुंसालुस एंड नगना एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड पेस्टिसाइड डिग्रेडिंग plasmid mediated genetically engineered bacteria which are helpful in the reduction of harmful impact of pesticide used in agriculture। That's mean चक्रवर्ती, गुंसालुस एंड नगना, इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन किया, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे प्लाज्मिड मीडिएटेड जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का फॉर्मेशन किया, जिनमें यह कैपेबल था कि जो पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं उससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो इन पेस्टिसाइड का जो हार्मफुल इफेक्ट था, इनको कम करने का, इनको डिग्रेड करने का, इनको डिक्रीज करने का काम ये प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया करते थे, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैं, एंड इससे हमारे एग्रीकल्चर में जो हार्मफुल इम्पैक्ट था पेस्टिसाइड का, ये डिक्रीज हुआ, ये डिग्रेडेड हुआ। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया एग्रीकल्चर की फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या एप्लीकेशन है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए PDF के फॉर्म में, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में। एंड अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thanks for watching this video।